हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन जो कि हमारी मॉड्यूल में दिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 1 से लेके 7 तक किए थे, जो कि हमारी बेसिकली मॉड्यूल से है। तो मैं आपको मॉड्यूल के ही सारे इलस्ट्रेशन कवर करवाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बच्चों के काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। ओके, तो कोई भी इलस्ट्रेशन हो जिसमें आपको डाउट हो, नहीं समझ आ रहा हो, कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंडिंग करने में मुश्किल हो रही हो, लॉजिकली उसका कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा हो, तो इस सारे वीडियोस को आप देख सकते हो, इसको प्रीफर कर सकते हो। और हाँ, मैंने सेक्शन ए जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सेक्शन ए है, उसको भी पूरा डिटेल में जितने भी प्रैक्टिकल दिए थे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, बैकफ्लैश अकाउंटिंग, इन सब का मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन अपलोड कर दिया है। तो आप यूट्यूब पे अगर मेरी चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसा करके एक पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर आपको सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। एज वेल एज एबीसी कॉस्टिंग भी मैंने डाल दिया है। नाउ ये सीरीज अभी चल रही है मार्जिनल कॉस्टिंग की, जिसमें हम डिटेल में हम इलस्ट्रेशन देख रहे हैं विद कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। ओके, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, पहले वही बता देता हूँ कि सर आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में किया किया था, तो लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताया था, फिर 7 एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए थे। उसमें आपको कोई डाउट रहता हो तो कैसे सोल्व करना है उसके बारे में भी मैंने बताया था। इस लेक्चर में भी बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और अगर कोई आपको डाउट होता हो तो आपको कैसे सोल्व करना है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, और कैसे आपको सॉल्यूशन करना है वो भी आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कौन सा इलस्ट्रेशन कवर करेंगे, वो आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, ये 10 है। देन फिर देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 11, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 12। यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। फिर मैं आपको ये 2 सोर्स बताने वाला हूँ लास्ट में, जहाँ पे आप जाके मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और अपना सॉल्यूशन मुझे भी पूछ सकते हो। मतलब कि कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए और आप आसानी से अपना क्वेश्चन देख सको। मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर वीडियो आपको थोड़ा बड़ा लगे तो आपको डिटेल यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। इसको देखने के बाद एक भी एग्जाम्पल जो भी मैंने डिस्कस किया है उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर डाउट रहता है तो डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, कैसे करना है लास्ट में बताऊँगा आपको। ओके, आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको टिपिकल लगेगा, बट सॉल्यूशन इतना इजी होता है कि अगर आप बेसिक फंडा अप्लाई करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो मैं वही आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ इतनी आसान भाषा में कि आपने कभी इतना आसान लेक्चर नहीं देखा होगा और एग्जाम में भी इतनी आसानी से आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि आपको बेसिक फंडा क्लियर होगा तो ये आसानी से हो जाएगा। ओके, आइए पढ़ते हैं आज क्वेश्चन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8, इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। जो स्ट्रेटेजी दी होगी उसको इवेल्युएट करना होगा और कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसको हमें बताना होगा। तो यहाँ पे 8 के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं, ए और बी। तो हम पहले देख लेते हैं ए, पार्ट ए का पूरा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर पार्ट बी को सोल्व करेंगे। ओके, तो मैं पार्ट ए पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ध्यान देना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, पेन ले लेते हैं। हाँ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर पुश ऑन लिमिटेड वर्कआउट 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिलेवेंट फिगर आर एस फॉलो। मतलब कि जो भी प्रॉफिट है वो कितना है, 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिए है, उसका आपको 12.5 करना है। तो कितना आएगा, तो मैं आपको कैलकुलेटर में अभी करके दिखा देता हूँ। 4 लाख इज टू 12.5%, 50,000। तो प्रॉफिट कितना आता है, प्रॉफिट 50,000। सेल्स आपको दिया है 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, ये तीनों कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ये तो आसानी से पता चल गया सर। पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटेजी दी है। द न्यू सेल्स मैनेजर, नाउ अब न्यू सेल्स मैनेजर आया, उसने क्या बोला,
who has joined the company recently estimated next year profit about 23% of capital employed। इसने क्या बोला कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना होना चाहिए 23% इंस्टेड ऑफ 12.5%। नाउ अब वो कैसे होगा, तो सेल्स मैनेजर को पूछा कि भाई तुम बोल रहे हो 23%, तो उसके लिए क्या सजेशन है, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसने अपने सजेशन दिए, क्या दिए, द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज बाय 10%। सेल वॉल्यूम कितना बढ़ा देना है, जो 5 लाख का है उसको 10% हमें बढ़ाना होगा। साइमल्टेनियसली देर इज अ इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, एंड जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसको भी हमें 4% इंक्रीज करना होगा। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 23%। ऐसा सजेशन सेल्स मैनेजर ने दिया है। एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट इज 2%। मतलब मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इन तीनों की जो कॉस्ट है वो 2% से क्या करनी होगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके हमें 23% मिलेगा प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नाउ इसने 3 सजेशन दिए। पहला सजेशन दिया सेल इंक्रीज करना होगा इन वॉल्यूम 10%। सेकंड दिया कि सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करेंगे 4% से, एंड जो भी कॉस्ट होती है उसको कम करेंगे 2% से। तो ये सॉल्यूशन दिया है। नाउ हमें इवेल्युएट करना है। 2 स्ट्रेटेजी है हमारे पास। एक एग्जिस्टिंग है जिसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट तो आपको पता है कितना बोला है, 50,000 रुपये एट द रेट 12.5% के हिसाब से। ओके, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो नाउ अब हमें चेक करना है कि जो स्ट्रेटेजी सेल्स मैनेजर ने दिखाई है हमें वो सही है या नहीं, उसका इवेल्युएशन करना है। तो आइए पहले इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आंसर को, फिर मैं आपको दिखाता हूं पॉइंट नंबर बी का आंसर। ओके, देखो पहले तो हम फिक्स्ड कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में नहीं दी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो प्रपोजल है उसको इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स दिया है 5 लाख रुपए, प्रॉफिट बोला है 12.5% मतलब 50,000, और 3 वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। तीनों का मिला के टोटल कितना होगा 3,90,000। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या मिलेगी, रिमेनिंग डिफरेंस 60,000 इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, क्यों कैलकुलेट की, अब आगे जो प्रपोजल है सेल्स मैनेजर का उसके लिए यूज करेंगे हम उसे। नाउ इवेल्युएट करते हैं सेल्स मैनेजर का प्रपोजल। सेल्स मैनेजर ने क्या कहा कि आपको क्या करना है, 10% वॉल्यूम इंक्रीज करना है और 4% आपको क्या करनी है, प्राइस इंक्रीज करनी है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सेल्स था वो कितना है 5 लाख। तो आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, 5 लाख प्लस 10% प्लस 4%, ऐसा अगर करोगे आप तो आपको मिलेगा 5,72,000। नाउ वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या करनी है, 2% रिड्यूस करनी है। बट जैसे ही वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता होगा वेरिएबल कॉस्ट वेरी होती है प्रोडक्शन के साथ। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी उतने क्यों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो नाउ यहाँ पे हम 10% अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, 3,90,000 प्लस 10% करेंगे और इंटू कर देंगे 98%। तो हमें मिलेगा 4,20,420। तो ये हमारी बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, यहाँ पे 2% डिक्रीज करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पे 98 लिया है। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्यों, यहाँ पे दिया है 10% इंक्रीज करना है, तो उतनी वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमने पहले वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट टोटल में फाइंड की और फिर उसका 98% कर दिया, मतलब 2% डिक्रीज कर दिया। ओके, देन डिफरेंस ले लो, आपको मिलेगा 1,51,580 लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी, 2% रिड्यूस, क्योंकि ओवरऑल बोला है। तो 60,000 इंटू 98 करो, 58,500 तो डिफरेंस मिलेगा 92,780 रुपीज़। नाउ इसको हमें देखना है कि कितने परसेंटेज हमारा रिटर्न होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो 92,780 डिवाइड बाई 4 लाख। 4 लाख क्यों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 4 लाख है। इंटू 100 करो, हमें आंसर मिलेगा 23.195%, अप्रॉक्स 23%। तो जो सेल्स मैनेजर का व्यू है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका व्यू एक्सेप्ट करने से हमें प्रॉफिट कितना होता है 23%, जो कि उसने बोला था। ओके,
तो ये प्रपोजल हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ 23% प्रॉफिट हमें अचीव हो रहा है। ओके, नाउ पार्ट बी देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी दिया है। देखो क्वेश्चन में, द अबाउट डिटेल अबाउट अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जिसकी सेलिंग प्राइस आपको 100 दी है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों का टोटल मिला दे तो 80 रुपये। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपये है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़। ये हमारा क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन। नाउ आगे क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने होते हैं, 5035। टू एग्रीमेंट रिच विथ द एम्प्लॉय यूनियन देयर वुड बी द नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीज इन वेज अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल दस डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन। नाउ अब ये लाइन को इंटरप्रिटेशन काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ आता है। कैमरा आज बराबर नहीं रह रहा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो पहले तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने करते हैं वो बता दिया है हमें। परस्यूएंट टू एन एग्रीमेंट रिच विद द एम्प्लॉय यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया था, देयर वुड बी द नेक्स्ट ईयर अ 10% इंक्रीज इन वेज अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल द डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन। जितने भी एम्प्लॉय प्रोडक्शन में एंगेज है उसका वेज आने वाले साल में हम कितना बढ़ा देंगे, 10% इंक्रीज कर देंगे। नाउ हमें पूछा क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी मोर यूनिट हैव टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि अभी हमारा जितना भी प्रॉफिट होता है उतना ही प्रॉफिट हमें नेक्स्ट ईयर चाहिए। तो हमें प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी करनी होगी, कितने यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो इस साल है वही सेम होगा नेक्स्ट ईयर। क्योंकि सेम नेक्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाता है, एम्प्लॉय की हम क्या कर देते हैं, 10% वेज इंक्रीज कर देते हैं। जो 10 रुपये है अभी उसमें 10% इंक्रीज करेंगे तो 11 रुपीज़ हो जाएगा वेज। तो वेज बढ़ जाएगा मतलब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो तो हमें सेम रखना है। तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये पूछा है। और एल्स बाय व्हाट परसेंटेज द सेलिंग प्राइस हैज टू बी रेज टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो मुझे सेम मेंटेन करना हो तो मुझे प्रॉफिट, हाँ, सेलिंग प्राइस कितनी रखनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ानी होगी हमें, तो हमारा पीवी रेशियो सेम रहेगा। मैं पीवी रेशियो आपको बताऊं तो 100 माइनस 80 रुपीज़ करते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो इन तीनों का टोटल है, तो 20 रुपीज़। तो 20 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, तो 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो 20% आपको पीवी रेशियो मिलेगा। तो नेक्स्ट लेबर की कॉस्ट 10% इंक्रीज करने के बाद हमारा पीवी रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। सेकंड पॉइंट में पीवी रेशियो सेम रहना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में प्रॉफिट सेम रहना चाहिए। ये दोनों पॉइंट पूछे। तो पहले प्रॉफिट सेम रखना हो तो पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते, फिर न्यू कितना आता है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो आंसर में पहले यूनिट कितने सेल करते हैं, 5035, सेलिंग प्राइस है 100, तो 5,03,500। वेरिएबल कॉस्ट तीनों की मिला दो तो 80 रुपये होगी और यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो 4,02,800। तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 1,07,000 रुपये। और पीवी रेशियो कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो आपका 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी है तो हम फाइनल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो जो फर्स्ट पॉइंट बोला है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें मिलना चाहिए कितना, 1,07,000, 1,07,000 रुपये हमारा लेबर की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करने के बाद भी सेम रहना चाहिए। तो हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे ऐसा पूछा है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस एज इट इज़, 60 रुपीज़ एज इट इज़ रहेगा। नाउ लेबर की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी। जो पहले 10 थी प्लस 10% करोगे तो आपको 11 मिलेगी और वेरिएबल ओवरहेड 10 रहेगी। तो टोटल अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 81। जो पहले 80 थी अब 81 हो गई। तो कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 19 रुपीज़। नाउ अब बोला है कि आपको 19 रुपीज़ मिलता है,
लेकिन पहले कितना मिलता था 20 रुपीज़, तो तब हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिलता था 1,07,000 रुपये। तो अब भी वो कितना होने चाहिए, सेम अमाउंट ही प्रॉफिट, मतलब सेम अमाउंट कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, तो जो 1,07,000 है डिवाइड बाई मैं 90 कर दूँ तो मुझे कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, यूनिट मिल जाएंगे मुझे, आप यहाँ पे देख सकते हो 5,300 यूनिट में सेल करूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 1,07,000 रुपये का, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, डिजायर कंट्रीब्यूशन 1,07,000 रुपये। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया हमारा कि हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, 5,300। नाउ सेकंड पॉइंट पूछा है कि अब सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ानी होगी अगर मेरा पीवी रेशियो सेम रहता है। पीवी रेशियो कितना था 20%, तो हम 20% ही रहना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस में क्या चेंज करेंगे। पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या है सर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 होता है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे पीवी रेशियो में कितना रखना है 20, मतलब 0.2। अब देखो यहाँ पे मैं 20% लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 0.2, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 100 निकल जाएंगे क्योंकि मैंने परसेंटेज की साइन थी वो निकाल दी है। तो 0.2 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 81 डिवाइड बाई सेल्स। ना इसका फर्दर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़े आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए। जो ये सेल्स है ये मल्टीप्लाई में जाएगा 0.2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2s, और यहाँ पे s माइनस 81। ओके, ना ये एक s मतलब इसको आगे ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक है 1s माइनस 0.2s, मतलब के सेल्स 1 माइनस 0.2s, तो कितना आंसर आएगा 0.8s, और यहाँ पे इज इक्वल टू 81 होगा। तो 0.8 है उसको डिवाइड में जाने देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 101.25। तो नाउ इसको अगर क्रॉस चेकिंग आपको करना हो तो सेल प्राइस हमारी होगी 101.25 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 81, तो आप यहाँ से डिफरेंस निकालो 101.25 माइनस 81, तो आपको मिलेगा 20.25। नाउ अब पीवी रेशियो मुझे कैलकुलेट करना हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करना पड़ेगा, तो 20.25 डिवाइड बाई 101.25 इंटू 100 करोगे तो आपको 20% आंसर मिलेगा, जो कि हम सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज करेंगे 100 से लेके जाएंगे 101.25, तो हमारा पीवी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8, पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं आगे, कोई भी डाउट हो मुझे बता देना एनी टाइम, कैसे सॉल्यूशन करना है डाउट वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे पहले पानी पी लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं डिटेल में। SU Limited produce 3 product ABC. Budgeted production cost and selling price for this next year are as under। हमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल, रुपीज में दिया है 24 रुपीज, 16 एंड 20, 12 रुपीज। नीचे दिया है डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट रेट पर आवर दिया है, डिपार्टमेंट होंगे 1 और 2 और वहाँ पे आवर्स दी होगी और सामने उसका पर आवर का रेट होगा। देखो यहाँ पे दिया है आपको डिपार्टमेंट 1 4 आवर, डिपार्टमेंट 1 में कितने आवर्स चाहिए 4 आवर्स, एंड डिपार्टमेंट 2 में चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स, और पर आवर का आपको रेट दिया है 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2.5, 3, 8 एंड 6, ये आपको पर आवर का रेट दिया है। बजटेड प्रोडक्शन कितना चाहिए 10,000, 12,000 एंड 20,000। मैक्सिमम पॉसिबल सेल यूनिट कितने होंगे 12,000, 16,000 एंड 24,000, इतने इतने यूनिट क्या हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दी है आपको, डिपार्टमेंट 1 के लिए कितनी होगी 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितना डायरेक्ट वेज है उसका 100%, एंड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट 2 की। ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट आपको बोल दी है 5 लाख रुपीस।
पर एडम। नाउ इतनी इंफॉर्मेशन दी है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन अगर समझ आ गया ना तो 80% सॉल्यूशन तो यहाँ पे ही मिल जाएगा। और मॉड्यूल में है क्या प्रॉब्लम कि क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग दिया है और उसका सॉल्यूशन काफ़ी शॉर्ट है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन तो आसानी से हो ही जाएगा। खाली क्वेश्चन को आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चन को समझ लेना है क्या उसने आंसर मांगा है बस, और कैसे उसका सॉल्यूशन दिया है। देखो पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शांति से पढ़ रहा हूँ। A direct labor hours डिपार्टमेंट 1 इन शॉर्ट सप्लाई। ये खास इंपॉर्टेंट है वर्ड। जो डिपार्टमेंट 1 है उसमें लेबर आवर्स हमारे पास क्या है, शॉर्ट सप्लाई है। The budgeted volume of output envisages the full utilization of available labor hours. In Department 2, the company has committed to engage the worker to the extent of direct labor required for the budgeted volume production. डिपार्टमेंट 2 में कोई भी लेबर अवर्स की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, डिपार्टमेंट 1 के अंदर, वहाँ पे शॉर्ट सप्लाई है। इन द प्रोडक्ट मिक्स बी डिज़ायर, शुड अ चेंज द प्रोडक्ट मिक्स बी डिज़ायर, प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना चाहिए। द कंपनी एंगेज एडिशन direct labor hours required in department 2 at normal rate, but any portion of direct labor hour of department 2 rendering the surplus by the reason of change in the present product mix have to be paid by the company as the idle wage in the view of commitment already made। ये लाइन क्या कहना चाहती है सर, हमें नहीं समझ आई। मैं आपको पहले इसका लॉजिक समझा देता हूँ क्या है। दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 एंड 2। डिपार्टमेंट 1 के अंदर शॉर्ट सप्लाई है लेबर आवर्स की, डिपार्टमेंट 2 के अंदर सफिशिएंट लेबर आवर है। तो अब होगा क्या, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है प्रेजेंट, उसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको हम पहले प्रोड्यूस करेंगे। तो वो प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के कारण डिपार्टमेंट 2 के अंदर तो सफिशिएंट आवर्स अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट मिक्स के कारण डिपार्टमेंट 2 में कुछ अवर्स एम्प्लॉय को क्या करना होगा, आइडल बैठे रहना होगा। आइडल क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 में कम अवर्स थे, उसके लिए प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए डिपार्टमेंट 2 में एक्सेस अवर ऐसे ही बचने वाली है। तो जो आइडल टाइम होगा उसका भी वेज उसको पे किया जाएगा। वैसा हम कमिटमेंट दे चुके हैं कि अगर आप खाली बैठे हो तो भी हम आपको वेज पे करेंगे। तो पूरा पैराग्राफ यही बोलना चाहता है। ओके, रिक्वायर्ड क्या है सर, देख लेते हैं। प्रेजेंट स्टेटमेंट शोविंग बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी, पहले बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो दिखाओ। सेट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड वर्क आउटपुट आउट द ऑप्टिमम प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आइडल टाइम इफ एनी पेएबल इन डिपार्टमेंट। मतलब कि आप ऐसा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाओ जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और आइडल टाइम जो भी हो अगर, तो उसको भी पेमेंट कर दो। If companies desire to subcontract the surplus direct labor hours, if any, in Department 2, what minimum charges quoted per direct labor hours। मतलब कि जितने भी डायरेक्ट लेबर अवर्स बचेंगे उसको हमें क्या करना होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसको कहीं पे यूज़ कर लेते हैं। तो कितना हमें चार्ज वहाँ पे करना चाहिए लेबर्स का पर आवर का, वो भी हमें पूछा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी। देखो आंसर में, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ हमें सोचना भी नहीं है यहाँ पे। देखो पहले तो कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेने का। जब भी ऑप्टिमम मिक्स का क्वेश्चन हो तो अब हमें सबसे पहले क्या करने का, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे हम। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में हमें दी है ए, बी और सी तीनों की, 75, 105 एंड 60। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल आपको तीनों प्रोडक्ट का दिया है 24, 16 एंड 12। डायरेक्ट लेबर कितने होंगे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। देखो क्वेश्चन में देख सकते हो आप 4 आवर्स एंड 2 आवर्स, और पर आवर का रेट है 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 2.5। तो आपको 3 × 4 करेंगे तो 12 रुपये।
5 इंटू 4 करो 20 रुपीज़, 2.5 इंटू 4 करोगे तो 10 रुपीज़। सेम वे यहाँ पे 3 इंटू 2, 8 इंटू 2 और 6 इंटू 2 आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको मिलेगी डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेज दोनों डिपार्टमेंट की आपको मिल जाए, उसके बाद क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के लिए क्या बोला है, 100% ऑफ डिपार्टमेंट 1 एंड 50% ऑफ डिपार्टमेंट 2। देखो अब आंसर में डिपार्टमेंट 1 12 रुपीज़, 20 एंड 10 जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, फिर 6, 16 एंड 12 रुपीज़, फिर वेरिएबल ओवरहेड कितनी होगी, तो आप देख सकते हो 100% ऑफ डिपार्टमेंट 1 तो 12 रुपीज़ एंड 50% ऑफ डिपार्टमेंट 2 तो 6 का 50% करो कितना मिलेगा, 3, तो 3 प्लस 12 कर दो तो आपको कितनी हो जाएगी वेरिएबल ओवरहेड 15। सेम वे यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 का 100% मतलब 20, इसका 50% करो तो 8 रुपये तो 28 होगा। सेम वे यहाँ पे 10 पूरा और यहाँ पे 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 16। टोटल कर दो आपको मिल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट एंड डिफरेंस निकाल लो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। ओके, नाउ शॉर्ट सप्लाई कहाँ पे है, डिपार्टमेंट 1 के अंदर है, डिपार्टमेंट 1 में। तो डिपार्टमेंट 1 की आवर्स को हम क्या लेंगे, कैलकुलेशन के लिए बेस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 3, बी बनाने के लिए 5 और सी बनाने के लिए 2.5 ये आवर्स लगती है एक यूनिट बनाने के लिए, 3, 5 एंड 2.5। तो जो कंट्रीब्यूशन आया है उसको भी सेम वे डिवाइड कर देंगे 3, 5 एंड 2.5 से, तो हमें पर आवर का कंट्रीब्यूशन मिलेगा 6, 5 एंड 4 पर आवर्स का कंट्रीब्यूशन। तो नाउ प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो पर आवर जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सॉरी पर आवर जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है उसको हमें प्रोड्यूस पहले करना चाहिए, और पर आवर कंट्रीब्यूशन जिसमें हमें कम मिलता है उसको हमें बाद में प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे रैंकिंग करनी हो तो 6 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है तो उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। तो ऐसे प्रायोरिटी वाइज मैं प्रोडक्शन करूंगा। नाउ बजटेड प्रोडक्शन कितने हैं, 10,000 यूनिट, 12,000 यूनिट एंड 20,000 यूनिट। नाउ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अगर कंट्रीब्यूशन के साथ 18, 35 एंड 10 रुपीज़ के साथ, तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 6,80,000 एंड जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दी है वो है 5 लाख रुपीज़, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1,80,000। ये था बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आइए अब आंसर करते हैं सेकंड, जो कि हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स देखना होगा वो। देखो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कितना आएगा, तो 12,000 यूनिट, 16,000 यूनिट एंड 9,600। कंट्रीब्यूशन हमें दिया है 18, 25 एंड 10, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको 7,12,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। डिफरेंस निकाल लो, 2,12,000 क्या आएगा प्रॉफिट। और आइडल वेज होगा वो कितना है, डिपार्टमेंट 2 में होने वाला है, तो 24,400 इंटू 2 आपका आइडल वेज का रेट है, और 48,800 आप माइनस कर दोगे आइडल टाइम का वेज जो ऑलरेडी हम कमिटेड थे पे करने के लिए, इसलिए यहाँ पे माइनस किया है। तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 1,63,200। सर 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 ये तो आपने डायरेक्टली आंसर एक्सप्लेन कर दिया, हमें तो यही नहीं पता चला कि ये यूनिट कहाँ से आए। तो बेटा ये ऑप्टिमम मिक्स है, कैसे कैलकुलेट किया आइए पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो ये अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर पहले तो हम आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट 1 में टोटल आवर्स कितने हैं, तो आपको डिपार्टमेंट 1 में फर्स्ट प्रोडक्ट ए कितने यूनिट बनते हैं 10,000, बी कितने बनते हैं 12,000 और सी बनते हैं 20,000। एक यूनिट बनाने में ए को लगता है 3 आवर्स, बी को लगता है 5 आवर्स एंड सी को लगता है 2.5 आवर्स। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर टोटल कर देंगे, तो डिपार्टमेंट 1 में कितनी आवर्स अवेलेबल है 1,40,000। तो अवेलेबल आवर्स कितनी हो गई 1,40,000। सेम वे डिपार्टमेंट 2 10,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 8, 20,000 इंटू 6, टोटल आवर्स कितनी होगी 2,46,000। आई होप कि ये आपको समझ आ गया और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डिपार्टमेंट 2 में कितनी आवर्स अवेलेबल है 2,46,000। नाउ प्रोडक्शन करना हम स्टार्ट करते हैं।
प्रोडक्शन करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन किसका करेंगे, प्रोडक्ट ए। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन किसका करेंगे, ए, प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन करेंगे। देखो बजटेड प्रोडक्शन कितना है, 10,000 हमने एस्टिमेट किया था कि 10,000 बजटेड प्रोडक्शन होगा, बट हम मार्केट में मैक्सिमम कितना सेल कर सकते हैं, 12,000। तो क्यों ना हम उसको 12,000 सेल करके उसमें से ज़्यादा पहले अर्निंग कर लेते हैं। क्लियर, क्योंकि 10,000 तो बना सकते हैं, लेकिन 12,000 बनाएंगे तो 6 रुपये के हिसाब से पर आवर का प्रॉफिट है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट है, तो पूरा हम क्या करेंगे, 12,000 यूनिट ही प्रोडक्शन करेंगे। तो मैं अगर 12,000 यूनिट प्रोडक्शन करता हूँ, यहाँ पे 12,000 यूनिट मुझे प्रोडक्शन करने हैं, किसके, यूटिलाइज करेंगे पहले ए के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ए में 12,000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो कितने आवर्स जाएंगे, तो 12,000, एक मिनट, 12,000 यूनिट हम बनाएंगे, और एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 आवर्स। तो 36,000 आवर्स हमारी यूटिलाइज हो जाएगी डिपार्टमेंट ए से, और सेम वे डिपार्टमेंट 2 में भी 12,000 यूनिट बनाने के लिए कितने लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं पर यूनिट के। तो वहाँ पे भी 36,000 आवर्स यूटिलाइज हो जाएगी। तो रिमेनिंग आवर्स कितनी बचेगी, 1,04,000, एंड यहाँ पे कितनी बचेगी, 2,10,000। तो नाउ सेकंड प्रायोरिटी हमारा प्रोडक्शन कौन सा है, बी प्रोडक्ट का। तब बी में भी देख सकते हो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कितना करेंगे बी के लिए। तो बजटेड हमारा 12,000 था, लेकिन मार्केट में कितना सेल कर सकते हैं पॉसिबली, 16,000। तो पहले वो मैक्सिमम सेल है उसी को प्रोडक्शन करेंगे हम। तो मुझे 16,000 यूनिट बनाने हैं बी के। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी में, सॉरी डिपार्टमेंट 1 के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, 16,000 इंटू 5 करेंगे तो 80,000 आवर्स। तो जो 1,04,000 है उसमें से 80,000 आवर्स मैं कहाँ पे यूटिलाइज करूँगा, प्रोडक्ट बी को बनाने में। सेम वे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के अंदर 8 आवर्स लगती है एक यूनिट को बनाने में। तो मैं 16,000 इंटू 8 करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे 1,28,000 आवर्स। डिफरेंस मिलेगा 24,000 आवर्स बची है, और यहाँ पे कितनी बचेगी आवर, 82,000। ओके, नाउ अब मैं प्रोडक्शन किसका कर सकता हूँ, प्रोडक्ट सी का। प्रोडक्ट सी आप देखो 20,000 यूनिट बजटेड हमने डिसाइड किए थे, और 24,000 मैक्सिमम पॉसिबल सेल हो सकता है। बट अब 20,000 यूनिट इंटू 2.5 करो तो कितना आंसर मिलेगा, 50,000 आवर्स। लेकिन अब हमारे पास आवर्स क्या है, लिमिटेड है। अभी आवर्स हमारे पास क्या है, लिमिटेड हो गई है। तो हम 20,000 पूरा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। आवर्स कितने हैं, 24,000 ही बची है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है प्रोडक्ट सी का, 2.5 आवर्स। तो 24,000 डिवाइड बाई 2.5 करो तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं प्रोडक्ट सी का, 9,600 यूनिट। क्यों 9,600 सर, क्योंकि हमारे पास जो डिपार्टमेंट ए की आवर्स है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 9,600 यूनिट बनाने की ही है। भले ही एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन हम प्रोडक्शन कितने कर पाएंगे, 9,600 यूनिट, क्योंकि 24,000 आवर्स ही अवेलेबल है। इसलिए हमने पूरा डिपार्टमेंट 1 में प्रोडक्शन कितना कर लिया, 24,000 आवर्स यूज़ करके 9,600 यूनिट का। सेम वे यहाँ पे भी कितना टाइम लगता है, 6 आवर पर यूनिट। तो 9,600 इंटू 6 तो 57,600। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, डिपार्टमेंट 2 के अंदर प्रोडक्शन आवर एक्सेस अवेलेबल है, तो उसको क्या होगा, डिपार्टमेंट 1 के कारण उसकी आइडल आवर्स बच जाएगी। तो आप आइडल आवर्स यहाँ पे देख सकते हो कितनी बची आइडल, 24,400 आइडल बैठना पड़ेगा। और इस आइडल आवर्स का हम वेज पे करने वाले हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। वेज पे करेंगे तो प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो ऐसे ही 12,000, 16,000 एंड 9,600 यूनिट यहाँ पे मिले। कंट्रीब्यूशन आपको दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्टली हमने आगे कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी, यहाँ पे आइडल वेज माइनस कर दिया, आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट।
आई होप कि आपको क्लियर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ ये कैलकुलेशन समझ आ गया है। नाउ लास्ट पॉइंट का आंसर दे देते हैं। अगर हम आइडल लेबर आवर्स 24,400 बची है उसका यूटिलाइज करते हैं तो हमें पर आवर कितना वेज चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हायर चार्जेस लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। लेबर कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज़ है, प्लस लेबर ओवरहेड कितना है, डिपार्टमेंट 2 के लिए ओवरहेड कितना था तो 50% बोला था, तो 2 का 50% क्या होगा 1 रुपीज़, तो टोटल कितना होगा 3 रुपीज़ पर आवर्स। ओके, तो ये होगी वेरिएबल कॉस्ट पर आवर। तीनों आंसर हमने कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है खत्म। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आने वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 काफ़ी इजी और आसान एग्जाम्पल है लेकिन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिखने में डरावना लगता है लेकिन है नहीं इसमें भी कुछ। ओके, पहले समझ लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, वी लिमिटेड प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट पी एंड क्यू, तो पहला है पी एंड सेकंड है क्यू। नेक्स्ट मंथ की इंफॉर्मेशन दी है। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट आपको दे दी है 40,000 एंड 80,000। सेलिंग प्राइस आपको दी है पर यूनिट। टोटल कॉस्ट दी है। बेटा टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स आपको दोनों दी है यहाँ पे 20 एंड 40। मशीन आवर दिए है आपको, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है 2 आवर्स, एक यूनिट बनाने में 1 आवर्स। तो मुझे टोटल आवर्स चाहिए तो मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट इनटू में आवर्स कर दूँ तो मुझे 40,000 यूनिट बनाने होंगे तो 80,000 आवर्स चाहिए मुझे, और 80,000 यूनिट बनाने हैं तो यहाँ पे कितनी चाहिए 1 आवर, तो इंटू 80 कर देंगे तो 80,000। ओके, तो 80 करेंगे तो 1,60,000 आवर्स चाहिए मुझे प्रोडक्शन करने के लिए। मैक्सिमम पॉसिबल सेल आपको दे दिया है जैसे आगे के वाले क्वेश्चन में दिया था। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो, द फिक्स एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड 9,60,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दी है 9,60,000। एंड द फिक्स्ड कॉस्ट एब्सॉर्ब कहाँ से होती है, फिक्स ओवरहेड इज एब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर होगी उससे वो फुल्ली एब्सॉर्ब होती है। ओके, पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझना अच्छे से। देखो, व्हेन बजट वॉज डिस्कस्ड, बजट जब डिस्कस हो रहा था, द मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटेड दैट द प्रोडक्ट मिक्स शुड बी अल्टर्ड टू यील्ड द ऑप्टिमम प्रॉफिट। जो प्रोडक्ट मिक्स है ना ऊपर बजटेड दिया है हमें, उसको हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तो हमें ऑप्टिमम प्रॉफिट होगा। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम। द मार्केटिंग डायरेक्टर, अब मार्केटिंग डायरेक्टर ने सजेशन दिए। ये जब सजेशन देता है ना तभी हम फंस जाते हैं, तभी हमारा काम बढ़ जाता है। सजेशन ना हो तो हमारा आंसर ऊपर ही खत्म हो जाता है, लेकिन सजेशन को हमें क्या करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। सेम वे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जो भी सजेशन मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करके हमें देखना होता है प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम होता है। ओके, अब क्या सजेशन दिया है देखो, सजेस्ट दैट ही कुड इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट सी। सजेशन देखो क्या दिया है, जो ऊपर पी एन क्यू प्रोडक्ट है ना उसमें से हम एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट सी, यूनिट फॉर विच टेक 1.5 मशीन आवर। उसको टाइम कितना लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए, 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे के आसपास। हावेवर प्रोसेसिंग वेट इन्वॉल्व द कैपिटल आउटले, और उसके पीछे कैपिटल लगने वाली है 2 लाख रुपीज। इज टू बी इंस्टॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, 60,000 पर मंथ। जो पहले ऑलरेडी 9,60,000 थी, अब वो कितनी हो जाएगी, 60,000 पर मंथ बढ़ जाएगी। एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी 21 रुपीज पर यूनिट। कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, देखो कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ। मतलब ऊपर पी एन क्यू की जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से पहले हमें क्या करना है, ड्राफ्ट बजट बनाना है और उसमें कितना प्रॉफिट होता है वो दिखाना है। रिवाइज द प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन द डेटा गिवन पी एन क्यू टू यील्ड ऑप्टिमम प्रॉफिट। कौन सा हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। थर्ड पॉइंट को
पहले मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये क्या कहना चाहता है वो मैं आपको आंसर में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पढ़ लेते हैं। द कंपनी डिसाइड टू डिसकंटिन्यू आइदर प्रोडक्ट पी ऑन क्यू विच एवर इज गिवन द लोअर प्रॉफिट। मतलब क्या बोला है इसने, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर जो दो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना, उसमें से हमें क्या करना है, एक को बंद कर देना है जो कि लोअर प्रॉफिट देती है, और उसकी जगह हमें कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, सी को, और उसकी सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स करेंगे तो हमें रिटर्न कितना मिलना चाहिए, 50%। 50% किसका, जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है उसका 50% हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी और ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, ऐसा हमें पूछा है। सॉरी, पूछा क्या कि ऊपर जितना भी हमें प्रॉफिट होता है ना, उतना ही सेम प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे पी क्यू में जितना प्रॉफिट होता है ना, सेम वे एक प्रोडक्ट को हटा के हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट हमें सेम होना चाहिए। ओके, तीनों की कैलकुलेशन करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। पहले देखो, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी है 25 एंड 50। टोटल कॉस्ट हमें दी है। टोटल कॉस्ट का मतलब होगा फिक्स एज वेल एज वेरिएबल, दोनों का टोटल दिया है। तो टोटल माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। 5 एंड 10 मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड यूनिट से। बजटेड यूनिट आपको दी है 40,000 एंड 80,000, तो आपको मिलेगा 2 लाख एंड 80,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख रुपीज। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी कंफ्यूजन शुरू होती है अब। सर देखते हैं क्या कंफ्यूजन होगी आपको। पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी है 20 रुपीज एंड 40 रुपीज, एंड यूनिट यहाँ पे दी है 40,000 एंड 80,000। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट 8 लाख एंड 32 लाख। बेटा जो ये टोटल कॉस्ट है ना, 8 लाख एंड 32 लाख, टोटल 40 लाख, तो ये है फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों की है। मतलब 40 लाख में दोनों इन्वॉल्व है। तो मैं 40 लैक्स में से 9,60,000 तो क्या है, फिक्स थे, जो क्वेश्चन में हमें दे दी है। तो जो रिमेनिंग बची 30,40,000 वो क्या है, वेरिएबल। नाउ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट एंड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये कहाँ से आई, कैसे कैलकुलेट हुई, यहाँ पे सर हमें पता ही नहीं चलता है। पर यूनिट सर कैसे कैलकुलेट की, बेटा एकदम आसान है। क्वेश्चन में ही हमें बोला है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो एब्जॉर्ब होती है मशीन आवर के बेस पे। तो मैंने मशीन आवर आपको स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करवा दिए थे। प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए कितने यूनिट आवर्स चाहिए, 2 आवर्स चाहिए। प्रोडक्ट क्यू को बनाने में कितने आवर्स चाहिए, 1 आवर्स चाहिए। प्रोडक्ट ए बनाने में कितने यूनिट बनाते हैं, 40,000, इनटू कर देंगे 2, तो कितने आवर्स लगेंगे, पी को बनाने में 80,000 आवर्स लगने वाले हैं। सेम वे 80,000 यूनिट हम क्यू के बनाते हैं और 1 आवर्स में वो बन जाते हैं। मतलब 80,000 आवर्स क्यू बनाने के लिए भी चाहिए। तो टोटल आवर्स आप करो तो 1,60,000 आवर्स आपको चाहिए टोटल। ओके सर, मैंने क्यों कैलकुलेट करवाई आवर्स, तो बेटा जो फिक्स्ड कॉस्ट है 9,60,000, तो आप यहाँ पे 9,60,000 जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय आपको करना है 1,60,000 आवर्स से। आवर्स, क्योंकि इसका रिकवरी रेट क्या है, मशीन आवर से ये रिकवर होती है। तो 9,60,000 डिवाइड बाय 1,60,000 करो, 6 रुपीज पर आवर कॉस्ट आएगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। पर आवर 6 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट आने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट पी बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए, 2 आवर्स। तो 6 इंटू 2 करो तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, 12 रुपये। और प्रोडक्ट क्यू बनाने में कितनी चाहिए, 1 आवर, तो उसकी कितनी होगी, 6 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट अगर हमारी 20 रुपीज़ होती है, उसमें से 12 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो जो रिमेनिंग बची वो कितनी होगी, 8 रुपये, वो वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे 40 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट, उसमें से 6 रुपये क्या है, फिक्स्ड है। तो 34 रुपीज़ हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। नाउ सेल प्राइस 25, उसमें से फिक्स्ड वेरिएबल, सेल प्राइस माइनस फिक्स्ड वेरिएबल, माइनस कर दो, आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 17 एंड 60 रुपीज़। हमें क्या माइनस करना है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल, तभी हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। और पर आवर से उसे डिवाइड कर देंगे। पहले ये खिचड़ी हटा देते हैं। 17 रुपीज़ एंड 16 रुपीज़ हमें मिला कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाई पर आवर्स कर देते हैं। आवर्स कितनी है, 2 आवर्स एंड 1 आवर। मतलब प्रोडक्ट पी को बनाने में कितनी आवर्स चाहिए, 1 आवर्स।
सॉरी 2 आवर्स, एंड क्यू को बनाने के लिए 1 आवर चाहिए, तो 17 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 8.5, एंड 16 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 16 रुपीज़। तो ये हमें पर आवर का कंट्रीब्यूशन मिला, पर आवर मशीन आवर का कंट्रीब्यूशन। तो प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा मिलता है, 16 रुपीज़ मिलता है क्यू में, और पी में मिलता है 8.2। तो अगर हमें एक्सचेंज करना होगा तो पी को हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे, क्यू का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ सी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं आगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट शोविंग ऑप्टिमम मिक्स कैसे आया, पहले ऑप्टिमम मिक्स वो देख लेते हैं। हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल कितनी है, 1,60,000 है। कैसे आई वो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ऊपर। पहले प्रोडक्शन कौन सा करेंगे, क्यू के यूनिट। तो क्यू की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, क्यू की मैक्सिमम डिमांड आप देख सकते हो 1 लाख यूनिट है। कितनी है, 1 लाख यूनिट की मैक्सिमम डिमांड है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन कर लेंगे। तो टोटल आवर्स हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 1,60,000। उसमें से सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे क्यू का, कितने यूनिट बनाएंगे, 1 लाख, और एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर्स। तो 1 लाख आवर्स हमारी पूरी यूटिलाइज हो जाएगी, रिमेनिंग बचेगी 60,000। तो 60,000 नाउ पी के कितने यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, तो डिवाइड बाई 2, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30,000 यूनिट हम प्रोडक्शन करेंगे पी के। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 30,000 एंड 1 लाख यूनिट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। ओके, ये थी पहली 2 पॉइंट की कैलकुलेशन। नाउ लास्ट पॉइंट, जिसमें हमें क्या बोला है कि आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट जिसमें से कम प्रॉफिट होता है उसको आपको रिप्लेस करना है न्यू प्रोडक्ट से। तो कम प्रॉफिट कितना मिलता है प्रोडक्ट पी में, तो उसको रिप्लेस कर देंगे सी से। तो जो प्रोडक्ट सी है उसकी सेलिंग प्राइस हमें डिसाइड करनी है। तो उसकी पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दे दी है 21, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होने वाली है 60 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट देखूँ तो कितने प्रोडक्शन होंगे, एक यूनिट बनाने में कितना चाहिए, 1.5 आवर्स लगती है। तो 60,000 डिवाइड बाई 1.5। अब ये 60,000 मशीन आवर रिलीज कैसे कैलकुलेट की है वो भी देख लो। एक यूनिट बनाने में कितने चाहिए, 1.5 आवर्स चाहिए। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होती है 60,000। जस्ट 1 मिनट, पेन चल नहीं रही है, कलर चेंज कर देते हैं। देखो, आपके माइंड में डाउट होता है कि ये 60,000 आवर्स कैसे आई है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। बेटा क्वेश्चन में हमें दिया है 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी रिकवर कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। मशीन आवर से वो क्या होती है, रिकवर होती है। तो मुझे 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट आई और एक यूनिट बनाने में टाइम कितना लगा, 1.5 आवर्स। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास यूनिट कितने प्रोडक्शन होंगे, तो 60,000 डिवाइड बाई 1.5, तो यूनिट प्रोडक्शन कितने होने वाले हैं 40,000, और इंटू करूँगा 1.5 से, तो 60,000 आवर्स मुझे लगने वाली है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो देखो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, वो तो सेम रहना चाहिए, 21,10,000। ये कंट्रीब्यूशन हमारा सेम बोला है कि ऑन द बेस जितना पहले होता था उतना ही होना चाहिए। तो 21,10,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है एडिशनल, 60,000। रिटर्न कितना चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल का उसका 15%। तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट है उसका 15% करेंगे तो हमें 30,000। तो टोटल 22 लाख माइनस रिकवरी कितनी होती है। अब ये रिकवरी क्यों माइनस की, देखो यहाँ पे जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेशन की उसमें कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 21,10,000। तो हमें पॉइंट 3 में ऐसा बोला है कि आपको कंट्रीब्यूशन सेम मिलना चाहिए प्रोडक्ट सी को इंट्रोड्यूस करने के बाद, इसलिए हमने कंट्रीब्यूशन सेम रखा। ओके, फिर उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दी, रिटर्न भी ऐड कर दिया और टोटल किया। उसमें से अब क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है 16 लाख, तो उसको माइनस कर देंगे।
तो जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट सी का होना चाहिए। इसलिए ये 16 लाख हमने क्या कर दिया है, माइनस। तो रिमेनिंग 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट सी का होना चाहिए। प्रोडक्ट सी का होना चाहिए और सी के कितने यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं, 40,000। तो आपकी मॉड्यूल में यहाँ पे 60,000 डिवाइड बाई 40,000 दिया है, वो गलत है, एक जीरो ऐड कर देना। 6 लाख डिवाइड बाई, आपको क्या करना है, 6 लाख डिवाइड बाई 40,000 करना है। तो आपको मिलेगा 15 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर आवर और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 21 रुपीज़। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 36 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। ओके, तो हमें सेम कंट्रीब्यूशन मिलेगा जितना पी में मिलता था उतना ही पी और क्यू में मिलता था। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया। कोई भी डाउट होता है, मैं बैठा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक और बाय का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आसानी से हो जाएगा। हाउस होल्ड इक्विपमेंट लिमिटेड प्रोड्यूसिंग किचन इक्विपमेंट ऑफ 5 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट यूज करके वो एक इक्विपमेंट बनाते हैं, विच आर मेड यूजिंग द जनरल पर्पज मशीन एंड 2 आर मैनुअल लेबर। मतलब कि जो ए बी और सी है वो मशीन से बनाए जाते हैं और डी और ई है वो लेबर के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, और उसकी अवर्स यहाँ पे दी है आपको, कितना टाइम लगता है। द डेटा रिलेटिंग टू दिस, मशीन में जो लेते हैं ए बी सी, तो वो ये 10 आवर्स 14 आवर एंड 12 आवर्स लेते हैं। एंड डी एंड ई 2 आवर्स एंड 1 आवर लेबर उस पर प्रोसेस करते हैं डी और ई में। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दी है 32, 54, 58, 12, 4, टोटल होगी 160। फिक्स्ड कॉस्ट दी है आपको, टोटल में बोल दूँ 316। टोटल कंपोनेंट कॉस्ट आ गई। फिर असेंबली कॉस्ट 40 रुपीज़ टोटल वेरिएबल है और सेलिंग प्राइस दी है 600। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ ये जो पेरा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन में एक पैराग्राफ होता है जो कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बट मैं आपको उसको इजी में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एंटीसिपेट दैट 50% इंक्रीज इन द डिमांड ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड। अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, उसने क्या कहा कि जो आने वाले साल में डिमांड क्या होने वाली है, 50% बढ़ने वाली है। जनरल पर्पज मशीन यूज टू मैन्युफैक्चर ए बी एंड सी ऑलरेडी वर्किंग टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 4752 आवर्स एंड देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज इन द कैपेसिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने तो बोला कि आने वाले साल में 50% डिमांड क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, बट जो हमारे पास 3 कंपोनेंट है ए बी और सी, उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। उसका कैपेसिटी कितनी है, 4752 आवर्स उतनी ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते नेक्स्ट पीरियड में। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाएगा और जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाएंगे। तो आगे बोला, बट लेबर इज अवेलेबल फॉर मेकिंग कंपोनेंट डी एंड ई। डी एंड ई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तो लेबर अवेलेबल है, वो काम करके हमारी 50% डिमांड कंप्लीट कर लेंगे। ऑल्सो असेंबली अकॉर्डिंग टू द डिमांड, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे डी और ई, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी ए बी सी जो मशीन है उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या बोला, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू परचेज वन ऑफ अ कंपोनेंट ए बी सी फ्रॉम द मार्केट टू मीट द इंक्रीज इन द डिमांड। 10 कंपोनेंट अवेलेबल इन द मार्केट एज फॉलोइंग प्राइस। मतलब कि अब सोचा क्या कि हम अगर 50% हमारी कैपेसिटी बढ़ानी हो तो हम एक आध कंपोनेंट को मार्केट में से परचेज कर लेते हैं। तो हमें कितने प्रोडक्शन करने पड़ेंगे, 2 ही कंपोनेंट प्रोडक्शन करने पड़ेंगे, एक तो डायरेक्टली मार्केट से आ जाएगा, तो हमारी जो डिमांड होने वाली है 50% उसको हम फुलफिल कर पाएंगे फ्यूचर में। तो उन तीनों कंपोनेंट की प्राइस बोली है, मार्केट में ये प्राइस से हमें मिलता है 80 रुपये, 160 एंड 125। इन तीनों में से कौन सा कंपोनेंट हमें मार्केट में से परचेज करना चाहिए, आप ही बता दो। आप देख के तो यही बताओगे सर ए को परचेज कर लो सस्ता है और बाकी दोनों को प्रोडक्शन कर लो। बेटा ऐसे सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, पूरा एनालिसिस करेंगे फिर हम उसका सॉल्यूशन देंगे।
देखो प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी फ्रॉम द करंट ऑपरेशन, मतलब जो अभी करंट ऑपरेशन है उसका कितना प्रॉफिट होता है वो बताओ। इफ द कंपनी हैज बाय एनी वन ऑफ अ कंपोनेंट ए बी सी, व्हाट इज द एक्सटेंड ऑफ एडिशनल कैपेसिटी दैट कैन बी क्रिएटेड। मतलब अगर मैं ए कंपोनेंट बाहर से परचेस कर लूंगा तो मुझे प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा बी और सी का, तो एडिशनल कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी वो भी पूछा है हमें। फिर और 2 पॉइंट पूछे हैं। एग्जाम के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, इजी क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन मत रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एज्यूमिंग 50% इंक्रीज इन डिमांड ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, एज्यूम क्या करेंगे, बढ़ने ही वाली है। विच कंपोनेंट शुड बी द बाय फ्रॉम द मार्केट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तीनों में से कौन सा कंपोनेंट बाहर से परचेज करना चाहिए, जो भी सस्ता पड़ता हो वो, या तो महंगा पड़ता हो वो। तो हम ये 80 रुपये वाला है वो परचेज करेंगे, वो तो देख के सस्ता लग रहा है इसको परचेज, बट कैलकुलेट भी करना पड़ेगा ना अवर्स। अगर ए परचेज करेंगे तो एडिशनल कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी हमारी, वो भी देखना पड़ेगा। ओके। और हैंस इफ प्रॉफिट, मतलब इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है इफ एनी द कंपोनेंट सजेस्ट इन सी परचेज फ्रॉम द मार्केट। काफ़ी अच्छे से मैं डिटेल में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। पहले पॉइंट 1 से ही स्टार्ट करते हैं बेटा। सेलिंग प्राइस हमारी है 60 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 160 एंड 40, 200 हमारी क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन मिलेगा 400। प्रोडक्शन कितना होता है, प्रोडक्शन होता है मशीन से हमारी टोटल आवर्स अवेलेबल है 4752 और 36 आवर लगती है मशीन में। आप ए बी सी उसके सामने टोटल 36 आवर दी है, तो अभी हम यूनिट कितने प्रोडक्शन कर पाते हैं 132 यूनिट प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कैसे मिलेगा, 400 पर यूनिट है इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा 132 यूनिट, तो हमें मिलेगा आंसर 52,800। एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 41,712। ये कैसे आई सर, 132 यूनिट की है और क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दे दी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया है और हमें प्रॉफिट मिला डिफरेंस निकाल के। एक तो आप ना ट्रस्ट नहीं करते हो, कहाँ पे दी है सर, यहाँ पे 316 दी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 132 से तो हमें मिल जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा सर समझ आ गया। नाउ कंपोनेंट की बात करते हैं। हम अगर बाई करते हैं एक्सटर्नल मार्केट से तो 80 रुपये में मिलेगा ए, 160 में मिलेगा बी और 125 रुपीज़ में मिलने वाला है सी। वेरिएबल कॉस्ट, इसको अगर हम खुद प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, ए को बनाने में आती है 32 रुपीज़, बी को बनाने में आती है 54 एंड सी को प्रोडक्शन करने के लिए 58 आती है। तो एक्स्ट्रा अगर हम बाय करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ पे जाने वाले हैं, तो 48 रुपीज़ जाएंगे ए को, 106 रुपीज़ जाने वाले हैं बी में और 67 रुपीज़ जाएंगे सी में। सर वेरिएबल कॉस्ट आपने कहाँ से ली एक बार दिखा दो, आइए बेटा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये वेरिएबल कॉस्ट दी है जो क्वेश्चन में वही लिखी है एज इट इज। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट कितनी हुई सर, एक्स्ट्रा पर आवर की मैं कॉस्ट देखो आपको, ए में कितना टाइम लगता था देखो, क्वेश्चन देखो, ए के लिए 10 आवर्स थी, 14 आवर्स थी और 12 आवर्स थी, और एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारे कितनी बड़ी है, एक्स्ट्रा बड़ी है 48, 106 एंड 67। तो पर आवर मुझे देखना हो तो मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, देन इसे भी आवर्स से डिवाइड किया और इसको भी आवर्स से डिवाइड किया। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आवर किस में सबसे कम है और किस में सबसे ज़्यादा है, तो मुझे अगर रिप्लेस करना हो तो मुझे कौन सी करना चाहिए बाई मार्केट में से और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हो इस मार्केट में से अगर ए को परचेस करेंगे तो सस्ता पड़ेगा क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा बाइंग एक्सेस कॉस्ट है वो सबसे कम है, तो हमें उसे परचेस करना चाहिए। देन सेकंड प्रायोरिटी सी को देंगे और फिर बी को देंगे। तो पहले एक्सेस कैपेसिटी देख लेते हैं कि अगर हम ए को मार्केट में से परचेस करते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा कितने यूनिट प्रोडक्शन होंगे। नाउ एक्स्ट्रा बाइंग कैपेसिटी हम देख लेते हैं कितनी बढ़ जाएगी हमारी अगर हम ए को बाहर से परचेस करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं,
हम अगर ए को नहीं लेते हैं, मतलब ए को आउटसाइड मार्केट में से लेते हैं, तो हमें प्रोड्यूस कितनी करनी पड़ेगी बी और सी को। तो टोटल आवर्स देखो आप कितनी लगेगी, 14 आवर्स लगेगी बी के लिए और 12 आवर्स लगेगी सी के लिए। तो टोटल करो 26 आवर्स ही यूज़ होगी। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल आवर्स कितनी थी 47,552। तो डिवाइड बाई 26 कर देंगे, तो अब यूनिट प्रोडक्शन कितना होगा 182.76 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। जो पहले कितने होते थे 132। तो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुए। ए को अगर बाहर से परचेज करेंगे तो हमारी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी 38.46%, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट हम कितने जनरेट कर पाए। तब 182.76 माइनस 132 करोगे तो 50 यूनिट आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाओगे। 50 यूनिट आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाओगे और परसेंटेज में आप देखो तो 38.46% होगा। ओके, तो हमारी तो डिमांड कितनी बढ़ने वाली है 50%। तो ये 50% तो नहीं है। एक काम करते हैं, नाउ अब बी के लिए देखते हैं। अगर हम बी को आउटसाइड मार्केट से परचेज कर लेते हैं, क्या करते हैं बी को आउटसाइड मार्केट से परचेज करेंगे, तो हमें प्रोडक्शन करना होगा ए और सी का। तो ए और सी की टोटल आवर्स कितनी है 10 + 12 करो 22 आवर्स 22। तो 4752 डिवाइड बाई 22, तो अब यूनिट प्रोड्यूसन कितने हो जाएगी 216, इतने यूनिट प्रोडक्शन हो जाएंगे। तो 216 माइनस 132, 216 माइनस 132 डिवाइड बाई 132 करो तो हमें आंसर मिलेगा 63.64%। आपकी मॉड्यूल में यहाँ पे गलत आंसर दिया है, 182 की जगह आएगा 216। ओके, 216 माइनस 132 डिवाइड बाई 132, तो आपको आंसर मिलेगा 63%। अगर हम कंपोनेंट बी को आउटसाइड मार्केट से परचेज करते हैं तो हमारी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी 63%। बट सर हमें तो 50% ही चाहिए। नाउ सी को बाई करते हैं मार्केट में से, आउटसाइड मार्केट में से। देखो क्वेश्चन में सी को हम आउटसाइड मार्केट में से परचेज करेंगे तो हमें प्रोडक्शन करना होगा ए एंड बी का 10 + 14, तो आप करो 24। तो टोटल आवर्स डिवाइड बाई 24, तो 198 यूनिट हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। 198 माइनस 132 डिवाइड बाई 132 इंटू 100, तो 50% एग्जैक्ट हमें जो कैपेसिटी चाहिए वो इंक्रीज होती है हमारी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो प्रोडक्ट कंपोनेंट सी है उसको हमें क्या करना चाहिए आउटसाइड मार्केट से परचेज करना चाहिए और ए और बी का प्रोडक्शन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पूरा आंसर हमने लिख दिया है। चीपर हमारा ए है, बट हमें सेकंड चीपर जो रेट है, सेकंड हाईएस्ट जो रेट है उसको हम क्या करेंगे परचेस करेंगे आउटसाइड मार्केट से, क्योंकि हमारी जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करना है। अगर ए परचेस करेंगे तो हमारी नेक्स्ट पीरियड की डिमांड 50% बढ़ने वाली है, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सी को परचेस करेंगे तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पूछा था आगे, सिलेक्ट करेंगे देन उसका प्रोडक्शन भी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बाय बाइंग सी फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। अगर सी को हम आउटसाइड मार्केट से परचेज करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो यूनिट कितने प्रोडक्शन होंगे 198 प्रोडक्शन होंगे, 600 यूनिट सेलिंग प्राइस रहेगी। नाउ वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 200 टोटल थी, 160 + 40 हमारी 200 थी, माइनस सी को हम अब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उसके लिए उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी, और मार्केट में से हमें वो कितने में मिलता है 125 में, तो वो प्लस हो जाएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 267, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 333, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था हमने जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था 11,888, वो माइनस कर देंगे तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा, जो स्ट्रेटेजी बताई थी मतलब कि आउटसाइड मार्केट में से बाय करने की, वो हम अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा 13,134। तो ये था डिटेल डिस्कशन ऑफ दिस इलस्ट्रेशन जो मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया ना। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 है वो मैंने इंटरमीडिएट क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। सेम इसके जैसे मैंने 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ। इंटरमीडिएट के लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जहाँ पे सेम 3 क्वेश्चन और मैंने डिस्कस किए हैं
उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं होता है, आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सर, अब फाइनली बता दीजिए आपको कांटेक्ट कैसे करना है हमें। तो बेटा, इस लेक्चर से रिलेटेड या तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट या तो और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट होता हो, तो आप अक्षय एकेडमी फाइनल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से मेजोरिटी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जहाँ पे मैं खुद भी डाउट सोल्व करवाता हूँ और बाकी स्टूडेंट भी आपके डाउट सोल्व करने के लिए मदद करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें आपने ग्रुप में पोस्ट कर दिया, जो भी बच्चा जिसको सॉल्यूशन आता होगा वो क्या करेगा, आपको आंसर कर देगा। कोई और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्यूशन करना आता है, तो आप भी डायरेक्टली उसे रिप्लाई कर दो ग्रुप में। तो मेनली हमारा पर्पस इस ग्रुप का क्या है, डाउट सॉल्यूशन का है। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, जिसमें एडमिन में खुद हूँ। तो आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हो, अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट कर दो। जिसको भी आता होगा वो आंसर कर देगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है और आपको उसमें सॉल्यूशन करना आता हो और किसी बच्चे को नहीं आता है, तो उसको आप रिप्लाई कर सकते हो। ओके, सेम वे अगर आपका कोई इंटरमीडिएट में कोई आपका फ्रेंड है, तो इंटरमीडिएट के भी काफ़ी सारे लेक्चर मैंने डाले हैं, जहाँ पे अभी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चालू है। कॉस्ट एफएम की, कंपनी अकाउंट्स ऑडिट की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी है, जैसे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और इसमें भी अगर डाउट होता हो तो आप ये ग्रुप सजेस्ट कर सकते हो। इस दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और अगर लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं वीडियो डालने से पहले आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ। जो भी ये पीडीएफ होगी, जहाँ आगे जाके मैं अपने सॉल्यूशन यूज़ करने वाला हूँ, जो खुद मुझे सोल्व करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल में अच्छे से आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो मैं मेरे खुद के सॉल्यूशन यूज़ करूँगा। तो आप फाइनल के बच्चे हो तो यहाँ पे जुड़ जाओ और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इंटरमीडिएट के हो तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का ग्रुप है, वहाँ पे इंटर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन, जहाँ पे मैंने अच्छे से आपको डिस्कस किया है, जो कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बट मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना था, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। लेक्चर सुन के अगर आपको फ़ायदा होता हो तो अपने फ्रेंड को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। और आने वाली सीरीज़ में मैं आपको आने वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो उसे भी देखना ना भूलें। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको। इसमें कोई फीडबैक हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको हेल्पफुल होता है तो अपने फ्रेंड को भी सेंड कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सबके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।